शाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। रमज़ान मुबारक का बबरकत महीना अपने पहले अशरे के साथ ही अगले रोज़ों की तरफ गामज़न है। रमज़ान मुबारक के अंदर खाना हम अपनी रूटीन से हटकर सहर व अफ्तार के अंदर खाते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो हमारे दस्तरखान के अंदर बदल जाती हैं, सहरी के अंदर भी, अफ्तार के अंदर भी। तो डाइट के हवाले से बहुत सारे जो पेचीदगियाँ वो पेश आती हैं। बहुत सारे लोग पहले हफ्ते में बीमार भी हो जाते हैं और कुछ लोग रोज़े जो हैं इनकी बबरकतें और रहमतें जो हैं समेटे से फिर महरूम रह जाते हैं। तो हम आज डॉक्टर साहिबान के पास, माहिरीन के पास चलेंगे, ख़वातीन के लिए भी, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, जिसके अंदर शुगर, ब्लड प्रेशर, दीगर बीमारियों के जो लोग मुब्तला हैं वो कौन सी डाइट करें तो बेहतर होगी और कैसे खाने को अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और लोगों का डाइट प्लान बहुत डिस्टर्ब होता है। ये सब आज के प्रोग्राम में शामिल होगा। मकसद सिर्फ एक है, क्योंकि इस हवाले से मैं मौजू के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर प्रोग्राम किया जाए ताकि रमज़ान मुबारक जो बबरकत महीना है इसकी रहमतें समेटी जा सकें और हम सेहतमंद होंगे तो ही रहमतें समेटी जाएंगी। अगर बीमार होंगे, अपने खाने का सही ख्याल नहीं रखेंगे तो यकीनन तौर पर बबरकत महीने की जो फ्यूज़ व बरक़ात हैं वो हमसे दूर होती चली जाएंगी। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे प्रोग्राम की ऑडियंस के अंदर ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। तो मेरे ख्याल में इस मुल्क के अंदर भी निस्फ़ से ज़्यादा हिस्सा ख़वातीन का, तो उनके लिए बहुत अहम सवालात हैं जो कि शामिल ज़रूर करेंगे शो के अंदर। हमारे साथ लेडी डॉक्टर्स मौजूद हैं, इनसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ख़ासतौर पर प्रेगनेंसी के अंदर रोज़े की बहुत सारे सवालात की एक लंबी फहरिस्त होती है कि हम कितने मन तक रख सकती हैं। प्रेगनेंसी अगर पता चल गई है, अगर बेबी बर्थ हो चुका है तो उसके बाद कब तक रोज़ा रख सकते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा गाइड कर दें कि किस हालत में कितनी देर तक जो ख़वातीन हैं वो रोज़े की हालत में हो सकती हैं, रोज़ा रख सकती हैं, उनके लिए हेल्दी है। देखिए, रोज़ा रखना प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि पहले 3 महीने में तो ख़वातीन को रोज़ा रख लेना चाहिए अगर वो रख सकती हैं, क्योंकि तब वो फीटस पे कोई असर नहीं पड़ता है और जो वो वैसे भी फुली हाइड्रेटेड पहले होती हैं फीमेल्स, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, रोज़ा वो रख सकती हैं। लेकिन उसके बाद चौथे महीने से ऑनवर्ड उन्हें नहीं रोज़ा रखना चाहिए, क्योंकि इससे वो तो हाइपोग्लाइसीमिया में जाती हैं, लेकिन फीटस जो होता है ना, जो बेबी बन रहा होता है, वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। तो इसलिए बाद वाले महीनों में रोज़ा रखने से अवॉइड करना चाहिए। और जो पहले महीने में भी जो ख़वातीन रख रही हैं उनको अफ्तारी में और सहरी में अपनी प्रॉपर डाइट रखनी चाहिए। अफ्तारी के टाइम उन्हें फुली हाइड्रेट खुद को करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और फास्ट फूड्स तो बिल्कुल नहीं लेने चाहिए ख़वातीन। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट एक लिंक निकाला है उस टॉपिक, उस सवाल के अंदर से कि डाइट का ख़ास ख्याल रखें। मतलब हम रूटीन में दूसरे लोग सारे कुछ ना कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी वाली ख़वातीन को ज़्यादा ख्याल करना होगा। जी बिल्कुल, उनको ज़्यादा ही ख्याल करना चाहिए। फास्ट फूड बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि सैलड लें। और अफ्तारी से सहरी तक का जो ड्यूरेशन होता है ना, उन्हें स्लोली अपनी जो डाइट है वो मतलब बढ़ानी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ अफ्तारी टाइम ओवरलोड हो गई हैं और बाद में सारी रात कुछ खाया ही नहीं है, फिर बस सहरी कर लिया है। तो उनको पूरे ड्यूरेशन के लिए ना थोड़े थोड़े स्नैक्स लेके अपनी डाइट पूरी रखनी चाहिए। अच्छा, एक तो ये हो गया, आपने ख़ास तौर पे बता दिया स्पेसिफिकली कि 3 मंथ्स तक वो रोज़ा रख सकती हैं। और पानी का इंटेक कितना होना चाहिए, क्योंकि आपने फूड का बता दिया, ज़रा सैलड और ऐसी चीज़ें जो सब्ज़ियात का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पानी का इंटेक ज़्यादा ही होना चाहिए, कम से कम 8-9 गिलास तो उन्हें पूरे करने चाहिए। लेकिन बिल्कुल इफ्तारी का टाइम एक टाइम पे ही ज़्यादा पानी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सारी रात थोड़ा थोड़ा करके उनको अपने आप को हाइड्रेट करना चाहिए। अच्छा, मशरूबात की तरफ आएँ तो कौन से स्पेसिफिक मशरूबात इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे हम कहते हैं कि अफ्तार का टेबल अच्छा नहीं लगता मशरूब के अलावा, तो फिर उनका इस्तेमाल कितना कर सकते हैं? वो प्रेग्नेंट लेडीज़ को अपना वो कोल्ड ड्रिंक्स तो नहीं लेनी चाहिए, फिर बाकी आप मिल्क ले लें या सादा पानी, बस इसके ऊपर है। जी चलो, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप स्पेसिफिकली क्या इसके ऊपर ख़वातीन को मशवरा देंगी कि अब ख़ास तौर पर बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होंगी जिन्होंने बेबी को बॉर्न किया है, तो वो चाहेंगी कि रमज़ान मुबारक का ऐसा महीना, हमारी बहुत ज़्यादा जोश होता है, अकीदत होती है कि हम रोज़े रखें और जज्बा भी होता है, तो ख़वातीन का इस तरफ कितना रुझान हो सकता है, कितनी आप समझते हैं कि माहिरीन इजाज़त देते हैं कि बर्थ के कितने दिन हों, अगर बर्थ अभी हुआ है, 7 दिन का बच्चा है, महीने का बच्चा है, तो उसके लिए क्या मशवरा देंगे? दरअसल बात ये होती है कि प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद औरत जो है वो उसका जिस्म, एक ज़ाहिर बात है, एक इंसानी जान को उसने जन्म दिया होता है तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ होता है, ठीक है। तो अपनी सेहत को नज़र में रखते हुए उनको एक तो अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। अगर उनकी इजाज़त देती है सेहत कि वो रोज़ा रख सकती हैं, क्योंकि एक बॉडी को पता लग जाता है कि मैं रख सकती हूँ या नहीं,
तो उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने रखना होता है कि अगर वो देख सकती हैं कि हाँ मेरा रोज़ा पूरा हो जाएगा, अगर मैं हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं जाती है, मेरी शुगर कम नहीं होती, मुझे चक्कर नहीं आते, तो उस लिहाज से वो रोज़ा रख सकती हैं। लेकिन अगर उनको इस सारी मसले जात से सामना करना पड़ता है तो उनको चाहिए कि वो रोज़ा 40 दिन तो कम से कम ना रखें। अच्छा, एक और हमारी ख़वातीन कुछ करती हैं जो फीडिंग करवा रही होती हैं बेबी को, वो फीडिंग रोक देती हैं कि मेरा रोज़ा पूरा हो जाए, तो इसके अंदर क्योंकि दीन ने भी कुछ तलकीन की है, लेकिन एज अ माहिरीन आप क्या कहेंगे, ये बच्चे की सेहत के लिए बेहतर होगा कि वो रोज़ा बेशक ये अकीदत है कि एहतराम है, लेकिन उसको पूरा करते हुए आप दूसरे फरीज़े को छोड़ दें? मसला ये है कि अगर तो वैसे तो है कि फीडिंग के दौरान हमें रोज़ा छोड़ने की इजाज़त होती है, तो अगर तो वो अपनी सेहत को उनकी इजाज़त देती है कि वो रोज़े के दौरान अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं और उसकी भूख को मुकम्मल कर सकती हैं, तो फिर तो वो रोज़ा रख लें। लेकिन अगर वो उसकी भूख ही मुकम्मल नहीं कर सकती तो इसीलिए फिर उनको चाहिए कि वो कुछ जो देर है वो रोज़े की अगर छूट है तो थोड़ा परहेज़ कर लें और उसके बाद मुकम्मल कर लें अपने रोज़े। अच्छा, कुछ थोड़ा सा जनरल आ जाए कि आजकल हमारे नौजवान लड़कियों को तो बड़ा रुझान होता है डाइट का, तो बहुत ज़्यादा कीटो डाइट की तरफ चल जाते हैं कि सहरी की है, अफ्तारी में थोड़ा सा किया और पूरा पूरा दिन ज़्यादा भूख, ताकि इस महीने के अंदर ज़्यादा वेट लॉस कर लिया जाए। तो ये आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है कि नुकसानदेह? नहीं, इस तरह तो नुकसान होता है ना कि अचानक हम एक जिस्म की जो ज़रूरत है उसको रोक लें, अगर फिर तो हमें चाहिए कि अपनी जो डाइट है उसको पोर्शंस में डिवाइड करें और वक्त के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके लें और एक्सरसाइज वगैरह साथ रखें। ये नहीं कि सिर्फ एक रमज़ान का एक महीना आया है तो सिर्फ उसमें डाइट करनी है और बाकी हमने जी खाना है, अच्छे से खाना है। और ना ये करना चाहिए कि पानी का जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ख़वातीन को, और क्योंकि उन्होंने खाना भी बनाना होता है, अफ्तारी भी बनानी होती है और चूल्हे के आगे रहते हुए जो है डिहाइड्रेशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस लिहाज से उनको चाहिए कि वो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। खाना छोड़ें ना, लेकिन खाने को तकसीम कर लें हिस्सों में ताकि उनकी ज़रूरत भी पूरी होती रहे और उनकी डाइट भी चलती रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझती हैं कि आजकल लड़कियां बहुत सारी डाइट्स करती हैं, स्कूल भी जा रही हैं, कॉलेजेस भी खुले हुए हैं, यूनिवर्सिटियां भी खुली हैं, पेपर्स भी चल रहे होते हैं साथ साथ, तो लड़कियों को ज़रा मेंटल प्रेशर भी होता है, तो कौन सी डाइट जो है वो स्पेसिफिकली आप रिकमेंड करेंगी कि वो लें, रोज़ा भी अच्छे तरीके से गुजर जाए, उनकी हेल्थ के ऊपर भी असरात मुरतब ना हो? अच्छा, जो है रमज़ान के दौरान जो फीमेल्स होती हैं वो कॉन्शियस होती हैं कि उनका ज़रा वेट लॉस हो जाए, तो ये है कि आपको जो प्रॉपर आप खा रही हैं रूटीन में वही आपको लेनी चाहिए, स्पेशली इसके बारे में कोई कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो है अल्लाह ताला की तरफ से जो सिस्टम रखा है वो ज़रा एक प्रॉपर सिस्टम रखा हुआ है कि आपका वेट लॉस हो जाता है, तो डाइट जो है आपकी जो फूड जंक्स फूड्स आ जाती है उनसे ज़रा अवॉइड करना चाहिए और जो आप रूटीन में ले रही हैं वही ज़्यादा बेस्ट होता है। अच्छा, ज़्यादातर ख़वातीन होती हैं प्रेगनेंसी में होती हैं, जब बेबी बॉर्न किया होता है या कुछ डिफरेंट इश्यूज चल रहे होते हैं, तो रोज़े में तो अल्लाह पाक ने और दीन ने बहुत सारी आसानियाँ पैदा की हैं, लेकिन हमारे पास होता है कि दीन में ज़रा थोड़ा हम अनथक होते हैं, प्यार के अंदर कीज़त के अंदर हम रोज़ा रखें, तो ख़वातीन को तलकीन क्या होगी कि कौन सी ज़्यादा फूड का इस्तेमाल करें, मशरूबात के अंदर पानी, दूध और दीगर मशरूबात के अंदर कौन सी चीज़ का इंटेक ज़्यादा करें? अच्छा, जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, जो मतलब 9 महीने होते हैं, तो एंड वाले 3 महीने होते हैं, उसमें फीमेल्स को ज़रा होता है कि वो ज़रा ना अपने रोज़े कम रखें, ठीक है, वो ज़रा थोड़ी सी होती है कि बेबी और आपके थोड़ा मसला हो जाता है कि हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो बेसिकली प्रेगनेंसी में तो जो फीमेल्स लेती हैं डाइट वो ज़्यादा नॉर्मल कैजुअल जो होती हैं, जो है लेग्जेटिव्स जो है ना वो ज़रा लेने चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, सैलड्स का इस्तेमाल करना चाहिए और जो रूटीन में फूड्स ले रही है वही लेनी चाहिए, और जो है कोला डाइट्स या जंक फूड्स आती हैं इनसे ज़्यादा बेसिकली अवॉइड करना चाहिए, और साथ में ये कि जितनी आप लेग्जेटिव और ये फूड जो ले लेंगी आप जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि एंड वाले मंथ में फीमेल्स को इससे ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं तो वो अवॉइड करनी चाहिए। और एक ख़ास तौर पर बता दें कि जो रोज़ों के दौरान क्योंकि ख़वातीन का ज़्यादा चूल्हे के सामने फेस ज़्यादा होता है, तो इससे क्या असर होता है? क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग इसका बहाना बना लेते हैं कि मैं चूल्हे के सामने खड़े होकर काम कर रही हूँ तो इसलिए रोज़ा नहीं रख रही क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए कोई मतलब उनका कितना असरात अगर उसकी देखें तो वो पानी के इंटेक बढ़ा लें, क्या करें उसके लिए? ये तो एक फ़ीमेल का वैसे ही कॉन्शियस लेवल आ जाता है कि जी अगर हम काम कर रही हैं तो हमारी स्किन का ज़्यादा इशू है, लेकिन ऐसे चीज़ पे कोई नहीं होता। मेरे ख्याल से आपकी हाइड्रेशन ठीक होगा, आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है इससे, तो इसे मेरे ख्याल से इतना इधर बॉदर नहीं करना चाहिए कि चूल्हे के ज़्यादा खड़े होने से। ये है कि आप अपनी स्किन का केयर का ज़्यादा ख्याल रखें जैसे आप रख रहे हैं, कैजुअली रख रहे हैं, बाकी ऐसा हाइड्रेशन इंप्रूव करें और
बाकी डाइट आपकी जो नॉर्मल ले रहे हैं वो सही होनी चाहिए। वो सही हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। मुफीद मशवरों के साथ जो सवालात हमारे सामने रखे गए थे उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज में डॉक्टर साहिबान के सामने रखा और उनसे मशवरे लिए। और ख़ासतौर पर अब जनरल जो हमारी बीमारियाँ होती हैं उसी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक से पहले कि बहुत ज़रूरी है कि माहिरीन की दी गई जो तदाबीर हैं उनके ऊपर अमल करें, क्योंकि हेल्थ ड्राइव और रमज़ान मुबारक की बरकतें हम तभी समेट सकते हैं जब हम सेहतमंद होंगे। और प्रोग्राम का मकसद भी ये है कि जो हमें सवालात आए और फिर ख़ास तौर पे सेहतमंद मुआशरे को प्रमोट करने के लिए हमें खुद ठीक होना पड़ेगा। ये नहीं कि हम 5 रोज़े बड़े अनथक रखें और फिर बीमार हो जाएं और फिर बाकी रोज़े हमें मुश्किल से गुजारने पड़ें। इससे बेहतर है कि हम बिल्कुल सेहतयाब रहें, अच्छा खाएँ, अच्छा जो वक्त गुजारें और मेरे ख्याल में रमज़ान मुबारक की बरकत जो रहमतें हैं वो समेट भी सकें। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो रमज़ान मुबारक के अंदर बबरकत महीना है। हर कोई बड़े अकीदत के साथ इस महीने के अंदर फ्यूज़ बरक़ात जो है समेटना भी चाहता है। हमारा प्रोग्राम कुछ क्रिटिक के ऊपर होता है, लेकिन बहुत सारे अवामी मसाइल जो हैं वो हमारी तरजीह होती है। तो अवामी मसाइल में ये भी आता है कि रमज़ान मुबारक के अंदर बहुत सारी जो हमारी जेनेरिक बीमारियाँ हैं जिसके अंदर हेपेटाइटिस है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है और बेशतर दीगर बीमारियाँ। आजकल बहुत सारे लोग मुख्तलिफ डायरिया के शिकार भी होते हैं, बीमारियों के शिकार भी होते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर रमज़ान मुबारक के अंदर रोज़े रख सकते हैं, क्या डाइट हो सकती है? हमारे साथ डॉक्टर साहिबान मौजूद। सबसे पहले डॉक्टर इरफान साहब से मैं आगाज़ कर देता हूँ, फिर दीगर दोस्त मौजूद उनकी तरफ बढ़ूँगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या समझते हैं रमज़ान मुबारक के अंदर बहुत सारे लोग जोश के साथ और अकीदत के साथ रोज़ा रखना चाहते हैं, किसी को शुगर हो सकती है, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। तो अगर हम जनरल फिजिशियन के तौर पे बात करें तो क्या एक आदमी इस हद तक जो भूख है, प्यास है, वो बर्दाश्त कर सकता है अपनी डाइट को? क्योंकि लोगों के अंदर बहुत सारे वसवसे होते हैं और देसी टोटकों में भी हम माहिर हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जहाँ तक ज़्यादतीस का ताल्लुक है और बीमारियों का ताल्लुक है उसको तो हम एक साइड पे रख देते हैं। पहले हम आ जाते हैं हेल्दी पर्सन के ऊपर। जब भी एक कोई शख्स रोज़ा रखता है तो जिस्मानी तब्दीलियाँ भी होती हैं। ज़ाहिर बात है, एक उसने सुबह सहरी के वक्त खाना खाना है या कुछ पीना है और एक अफ्तारी के वक्त, और उसके दरमियान तकरीबन 14 से 16 आवर्स तक वो भूखा प्यासा रहता है। इसमें जिस्म में कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ आती हैं। अब जहाँ तक आम शख्स है जो हेल्दी इंडिविजुअल है उसे 3 चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। सबसे पहले पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। अब यहाँ तक रमज़ान में आप देखते हैं कि डायरिया भी होता है, इसके साथ कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ के भी चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कब्ज़ के लिए 3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे अहम चीज़ जो कब्ज़ को दूर करती है वो है रिहाइड्रेशन। उसको कम अज़ कम 8 गिलास पानी के लाजमी पीने चाहिए। 4 सहरी पे कर ले, 4 अफ्तारी पे कर ले। उसके साथ फाइबर डाइट यानी कि सलाद का इस्तेमाल करना चाहिए। मोस्टली हम अफ्तारी में देखते हैं कि पकौड़े, समोसे और ये फ़ैटी चीज़ें होती हैं। याद रखें, ये जितनी फ़ैटी चीज़ें हैं, पकौड़े हैं, समोसे हैं या मशरूबात हैं, ये सारे के सारे कॉन्स्टिपेशन करेंगे, ये सारे के सारे कब्ज़ करेंगे। और अगर ये ऑयल घटिया क्वालिटी का यूज़ किया गया या ऑयल को बार बार यूज़ किया गया, यानी एक दिन भी उसी में पकौड़े, समोसे वगैरह तले और फिर वो बार बार यूज़ किया गया, तो वो डायरिया का भी सबब बन सकता है। एक और थोड़ा बारिशें जो हुई हैं उसके बाद शायद वो जो हम पानी की कंजम्पशन तेज़ की हुई थी वो दोबारा से लो डाउन होगी। मौसम थोड़ा खुनकी बढ़ गई है, ठंडी थोड़ी ज़्यादा हुई है, तो वो डिमांड कम हो जाती है जिस्म के अंदर के ज़रूरत नहीं होती। तो उसके लिए पानी की ज़रूरत के मुताबिक जो उससे ज़्यादा पी लेना चाहिए ताकि दरमियान में भूख और प्यास काफ़ी ज़्यादा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हमारे जिस्म का एक निज़ाम इस तरह का कि कोई भी एक्स्ट्रा पानी जिस्म में जमा नहीं हो सकता नॉर्मल पर्सन में। अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे उतनी यूरिन ज़्यादा हो जाएगी और वो बेहतर होगी। लेकिन आपने 8 गिलास लाजमी पीनी है, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे बरसात का मौसम हो, आपने 8 गिलास पूरे करने हैं। अगर 8 गिलास पूरे करेंगे तो आपको डिहाइड्रेशन का चांस नहीं रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ का चांस नहीं रहेगा और आप एक हेल्दी तवाना ज़िंदगी गुजारेंगे। और दूसरे नंबर पर जो फास्ट फूड है इसको तो बिल्कुल रमज़ान में खैराबाद कह दें। ये ना सिर्फ आपके तजाबियत का बाइस बनेगा, आप सीने में जलन महसूस करेंगे, भारीपन महसूस करेंगे और आप कहेंगे जब मैं रोज़ा रख लेता हूँ मेरा इस तरह लगता है पेट फूल गया है, भारीपन है, जलन होती है। ये सारी चीज़ें फास्ट फूड और ये जो कोल्ड ड्रिंक मुख्तलिफ़ किस्म की है इसके इस्तेमाल करने से आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ तक तो हेल्दी इंडिविजुअल के लिए तो ये 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है कि वो रिहाइड्रेशन करे और फास्ट फूड और इस तरह की फ़ैटी चीज़ों से परहेज़ करे। जहाँ तक शुगर के मरीज़ का ताल्लुक है तो शुगर की मुख्तलिफ़ स्टेजेस होती हैं। एक ऐसे शुगर के मरीज़ होते हैं जिसमें अभी पेचीदगियाँ नहीं आई होती,
जिनमें अभी पेचीदगियाँ नहीं आई वो तो एक नॉर्मल पर्सन की तरह रोज़ा रख सकते हैं। उनकी सिर्फ़ और सिर्फ जो अद्वियात हैं उसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी होती हैं। मिसाल के तौर पर कुछ अद्वियात हैं जिसको हम ग्लिमिपेराइड कहते हैं, वो सुबह की बजाय हम रात को दे देते हैं। और इसी तरह कुछ इंसुलिन अगर यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा यूनिट हम अफ्तारी के टाइम दे देते हैं और थोड़े यूनिट हम सहरी के टाइम दे देते हैं। तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। हाँ, अब दूसरा आ जाता है कि शुगर है और साथ पेचीदगियाँ भी हैं। फ़र्ज़ करें किसी मरीज़ को शुगर है और उसको साथ गुर्दों का मसला है या साथ उसको दिल का मसला है, तो इनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि इनको एक डाइट प्लान भी दिए, उनको एहतियाती तदाबीर भी बताएं, क्योंकि ऐसे शुगर के मरीज़ में शुगर कम भी हो सकती है, शुगर ज़्यादा भी हो सकती है और उनको कीटो एसिडोसिस भी हो सकता है, यानी कि एक ख़ास किस्म का तेज़ाब है जो कि यूरिन में खारिज भी हो सकता है। और ये तीनों चीज़ें, यानी अगर उसको डिहाइड्रेशन की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगी यानी शुगर कम होगी, ज़्यादा होगी, या कीटोएसिडोसिस होगा, ये सारे के सारे उसकी बेहोशी का सबब बन सकते हैं। तो इस वजह से मेरे शुगर के मरीज़ों को ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप महसूस करें कि आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, आपको पसीने आने शुरू हो गए हैं या आपका जिस्म कांपना शुरू हो गया, तो उसी वक्त शुगर नोट करें। अगर शुगर कम है, कितनी कम है, 70 से कम है तो रोज़ा अफ्तार कर सकते हैं। अगर 70 से ऊपर है तो हर 1 घंटे तक जितनी देर तक अफ्तारी या शुगर करते रहें, अगर 70 से ऊपर ही रहती है तो आप रोज़ा मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन अगर शुगर 300 से ज़्यादा है तो फिर भी आपको रोज़ा अफ्तार करना पड़ेगा, ये भी आपके लिए उतना ही नुकसानदेह हो सकता है। बहुत मुफीद मशवरे, जो ख़ास तौर पर हमारा मकसद भी, मेरे बारहा जो ऑडियंस है उसकी तरफ से ये डिमांड आई थी कि रमज़ान मुबारक में एक प्रोग्राम, क्योंकि हम हमेशा से माहिरीन के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर इस चीज़ को लेकर नुक्ते जो आवाम के सवाल होते हैं वो लेके आते हैं, तो इसके ऊपर बारहा जो है वो डिमांड की जा रही थी। डॉक्टर मौजूद, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक और डॉक्टर साहब ने बात कर दी, मैं नींद की तरफ थोड़ा आऊँगा। नींद का सर्कल सारा डिस्टर्ब है, हम बेशमूल हमारे भी सहरी करके फिर सो जाना, ऑफिस आ जाना, कुछ लोग नहीं आते, रात को सारी रात जागना, क्या इसके भी असरात सेहत के ऊपर और बीमारियां जो चल रही होती हैं ज़िंदगी के अंदर उसके साथ साथ अफेक्ट करते हैं जब हम भूख और प्यास के अंदर होते हैं? यकीनन जो एक कुदरत का दिया हुआ नॉर्मल रिदम है, नॉर्मल टाइम है, वो रमज़ान शरीफ के अंदर डिस्टर्ब तो होता है। फिर भी आपने कोशिश करनी है कि लोगों ने आजकल अपनी आदत को जो खुसूसी तौर पे जो ख़राब कर लिया है कि लोग सारी सारी रात जागते हैं और सुबह अफ्तारी सहरी करके सो जाते हैं। तो कोशिश करें कि लोग अपनी रात की नींद को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि वही कुदरत की दी हुई नींद है और वही नींद का पैटर्न है जो आप पूरा साल फॉलो करते हैं। अगर आप अपनी रात की नींद नहीं ले पाएंगे पूरी तरह से तो उसका नुकसान ये होगा कि आप सारे दिन के अंदर भी चिड़चिड़ापन का शिकार होंगे, आप पूरी तवज्जो से काम नहीं कर सकेंगे। तो कम से कम 3 से 4 घंटे की रात की नींद होनी चाहिए। और ठीक है, बाद में आपके ऑफ़िस की मजबूरियां हैं, आप अपने ऑफ़िस से आके दोपहर के वक्त अपनी नींद का बाकी टाइम पूरा कर सकते हैं। नींद का पूरा करना और ख़ास तौर पे जो कुदरत की टाइमिंग है उसको फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। इनटेक खाने का हमारा बिल्कुल एकदम से चेंज होता है। सहरी कर ली तो कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा पानी पीने के, जो डॉक्टर साहब से मैंने सवाल किया वो सोचते हैं 8-9 गिलास पी लें शायद स्टोर रहेगा, और वो नेचुरल फिनोमेना वो नहीं रहता स्टोर। और फिर दोपहर टाइम जो है शाम टाइम इतना खा लेते हैं कि मगरिब की नमाज के लिए भी खड़ा नहीं हुआ जाता। तो डाइट के ऊपर किस हद तक मतलब कितना बैलेंस करें, पोर्शन डाइट कर लें जो पूरा सांस लेके खा लें, इसके ऊपर क्योंकि माहिरीन की मेरे ख्याल में बात ज़्यादा लोग समझते हैं एज़ कम्पेयर टू हम कहें तो। सुबह के वक्त तो आपकी एक मजबूरी है कि आपने एक टाइम फ्रेम के अंदर इसको ख़त्म करना है, अजान हो जाएगी आपको बंद करना पड़ेगा। शाम में अफ्तारी के वक्त आप यकीनन हर इंसान के लिए 3 से 4 दफ़ा अगर वो स्नैक्स की शक्ल में अफ्तारी के वक्त उसके बाद नमाज के बाद या तराबी के वक्त 2 या 3 दफ़ा ले ले तो फिर यकीनन उसको सुबह के टाइम जो सहरी के वक्त में भी कम खाने के साथ उसका गुजारा हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब ने हमारे वालेकुम। अच्छा, आप रोज़ की बुनियाद के ऊपर अंदर आपके पास मरीज़ आ रहे होते हैं, क्या आपको लगता है कि अगर रूटीन देखें तो रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही कौन सी ज़्यादा जो मरीज़ों की तादाद में बढ़ती है? देखें, मरीज़ तो रश जो है वो अभी कम नहीं हुआ, मरीज़ वैसे ही आ रहे हैं, रूटीन जैसे पहले आ रहे थे रमज़ान में भी वैसे ही आ रहे हैं। लेकिन बाज़ औक़ात रमज़ान में कुछ पेशेंट्स जो हैं वो आ जाते हैं, जैसे आपने कहा पहले बात की शुगर पे कि उनकी शुगर कम हुई है अचानक, जो पहले ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो हाइपोग्लाइसीमिया के साथ आ जाते हैं कि उनकी शुगर कम हुई है और वो बेहोशी की तरफ जा रहे हैं। एक तो ये शुगर वाले मरीज़ ज़्यादा आते हैं। दूसरे नंबर पे जो अफ्तारी का ट्रेंड है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, वो
एकदम ही हर चीज़ पे जो है वो हमलावर हो जाते हैं लोग, पकौड़ों पे, समोसों पे और तली हुई चीज़ों पे ज़्यादा। तो उसकी वजह से जो है वो जो मैदे के मसले हैं वो भी ज़्यादा जो है वो मरीज़ आते हैं कि मैदे में तेज़ाबियत ज़्यादा हो रही है और जलन हो रही है और बदहज़मी सी हो रही है, उल्टी का रुख हो रहा है। तो यानी कि गैस्ट्रो के मरीज़ जो हैं, मैदे के, शुगर वाले मरीज़ जो हैं और जो मोशन वाले, डायरिया वाले पेशेंट्स जो हैं वो भी बाज़ औक़ात रिपोर्ट हो रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, आप भी रोज़ की बुनियाद के ऊपर अंदर वार्ड्स में होते हैं जी। कौन से पेशेंट्स की तादाद बढ़ती है आपके ख्याल में? जैसे डॉक्टर साहब ने कुछ शुगर के पेशेंट बताया, इसके अलावा डिफरेंट कुछ जो रूटीन की कोई बीमारी कोई नहीं है, तो कुछ ज़्यादा खाने से, जैसे ईद पे हमारे पास गोश्त के खाने के बाद जो एक लंबी तादाद लोगों की आई होती है जी। जो एक्स्ट्रा मीट खा बैठते हैं, तो अब इस वक्त कौन सी पेशेंट जो इनकी तादाद बढ़ी है और उसके लिए क्या मशवरा देंगे? जिस तरह मेरे सीनियर डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो शुगर के मरीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा आते हैं हमारे पास रमज़ान के महीने के अंदर, ठीक है। तो एक आप देखें जो दुनिया के ऐसे ममालिक हैं ना, अगर दुनिया का मैप बनाएं तो उसके अंदर जहाँ पे सबसे लंबी उम्रें हैं ना वो है मेडिटेरेनियन एरियाज़, ठीक है। तो उन मेडिटेरेनियन एरियाज़ के अंदर जो सी फूड खाई जाती है ना, उसके अंदर सबसे ज़्यादा सब्ज़ी और उसके बाद है फ्रूट्स और सबसे लास्ट के ऊपर आता है जो मीट है, ठीक है। हमारे इधर बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। इसीलिए हमारी जो कंट्रीज़ है ना, इनके अंदर एज जो सी है ना वो लोगों की बहुत थोड़ी है, ठीक है। तो अगर हम मेडिटेरेनियन वाला अब बनाएंगे ना तो उससे शुगर जो सी है लोगों की वो भी कंट्रोल रहेगी और जो सी हाइपरटेंशन है वो भी कंट्रोल रहेगी और वो एक हेल्दी लाइफ को जो से ना इंजॉय कर सकते हैं, चाहे वो रमज़ान का महीना हो चाहे वो दूसरे महीने हो, ठीक है। रमज़ान की सिग्निफिकेंस जो सी है ना वो बहुत ज़्यादा है। आजकल ना पूरी दुनिया के अंदर एक चीज़ मशहूर है इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर। हमारी एक मिथ है कि ये जो रोज़ा है ना इसी तरह मुसलमान रखते हैं, नहीं, आजकल हर बंदा रोज़ा रख रहा है। उसको उन्होंने मेथड एक नाम डिफरेंट दिया हुआ है इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ। जब आप ये इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उससे क्या होता है कि आपके जो ओल्ड सेल्स हैं ना, जो खुलिए हैं, वो तबाह हो जाते हैं और उनकी जगह न्यू सेल्स जो उनसे हैं ना वो आ जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक हमारे लिए कह लें कि हेल्दी एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जो इस्लाम की वजह से क्रिएट होता है। और इसके अलावा आप देखें कि ये आपकी शुगर को भी कम करता है, आपकी ब्लड प्रेशर भी बेहतर हो जाती है, आपका वेट लूज़ हो जाता है, ठीक है। आपकी डिजीज़ जो सी हैं वो बेहतरी की तरफ चली जाती है रमज़ान की तरफ, रमज़ान के अंदर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने बड़ा आखिर पे बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया और मेरे ख्याल में अगर इसको थोड़ा सा भी आगे लेके चलें, बिलाशुबा डॉक्टर साहिबान कहेंगे पकौड़े समोसे नहीं खाने, और लेकिन आप खा लें क्योंकि मैं वरना मेरा प्रोग्राम नहीं देखेंगे, आप कहेंगे ये तो बिल्कुल हमारे ख़िलाफ़ जा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जहाँ हम बहुत सारी डॉक्टर साहब ने सही बात की, हम हर चीज़ के अंदर आलू की बजाय चिकन मीट ऐड करने की कोशिश करते हैं कि वो पकौड़े भी हों, वो समोसा भी हो, वो कचौरी भी हो, हर चीज़ के अंदर मीट आ जाए ताकि हम अपनी डाइट को ख़ुद ख़राब कर लेते हैं। और मेरे ख्याल में थोड़ा सा पोर्शन डाइट और ठीक तरीके से खाएँ। मेरे ख्याल में माहिरीन की जितनी भी बताई गई तरागीब है उनके ऊपर अमल करें तो हम बेहतर तरीके से बढ़ सकते हैं आगे। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। और डॉक्टर साहिबान हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत, ख़ास तौर पे बच्चे बड़े आजकल होते हैं जज्बाती भी, और वालिदैन भी चाहते हैं कि वो रोज़ा भी रखें। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा, आजकल रमज़ान का आगाज़ हुआ है तो बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है कि रोज़ा रखें, और वालिदैन के भी तो स्टार्टिंग में बड़े रोज़े रखें से रखवा दी जाएँ क्योंकि छुट्टी भी होती है, बच्चे ने खेलना भी होता है, लेकिन वालिदैन होते हैं रोज़ा रख लें। कितनी साल का बच्चा जो है वो रोज़े के लिए क्योंकि फ़िट है और रख सकता है, और आगे बाकी क्वेश्चन है बाद में। रमज़ान अल्लाह पाक की रहमत है और हमारे पर ये नाजिल किया गया है। तो तकरीबन 12 साल की एज के बाद सारे बच्चे रोज़ा रख सकते हैं। रोज़े के इसके कोई नुकसानात नहीं है, बल्कि सेहत के ऊपर भी फ़ायदा है और बच्चा अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी रख सकता है। लेकिन ये है कि बच्चा माँ बाप को देखते हुए अगर घर में सारे रोज़ा रख रहे हैं तो बच्चा भी पुरजोश होता है रोज़ा रखने के लिए। तो 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को रोज़ा रखवाया जा सकता है। और इसमें यह है कि उसकी खुराक से, शहरी के लिहाज से प्रॉपर डाइट लें, वो पूरे रोटी खाए, दही का इस्तेमाल करें साथ, और जो है अफ्तारी के अंदर भी इसी तरह अपना जो है डाइट प्रॉपर ले। और फिज़िकल एक्टिविटीज़ का इसके साथ कोई लिंक नहीं है। फिज़िकल एक्टिविटी वो नॉर्मली अपनी जिस तरह बच्चों की होती है वो कर सकता है फिज़िकल एक्टिविटी। लेकिन रोज़े के दौरान बच्चे खेलते बहुत ज़्यादा हैं तो उससे डिहाइड्रेशन या कोई भी चीज़ हो सकती है। धूप में ना खेलें, वैसे बच्चे खेल भी सकते हैं अपना, और प्रॉपर जो है अपनी एक्टिविटी लाइफ की, स्कूल की एक्टिविटी अपनी नॉर्मल वो गुजार सकते हैं। धूप का थोड़ा अवॉइड करें, या अगर बच्चा बीमार है, किसी तरह का खांसी नज़ला काम है या मोशन है तो उस सिलसिले में रोज़ा वगैरह ना रखें। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई।
अच्छा, आप क्या समझते हैं कि डाइट ख़ास तौर पे रोज़ा रख सकता है 12 साल का बच्चा? अब तो बच्चे उससे छोटे भी पा देते हैं जोश में, या ज़रा दीनी तौर पे हम ज़रा थोड़े से ज़्यादा लिंक हैं, तो हम बच्चा अगर एग्री हम तो कहते चले रखवा दें, कोई बात नहीं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। दूसरा ये है कि रमज़ान वैसे जैसे हमने बात की कि अल्लाह की रहमत है और एक फ़र्ज़ है, ज़ाहिर सी बात, जिस तरह से 7 साल के बाद अब है कि हमने नमाज जो है वो बच्चे को करके इनकरेज करना है, तो रोज़े के मामले में भी इस तरह से कि हमने बच्चे को इनकरेज करना है। तो उसमें यही बात जैसे वो ये है कि वो डाइट प्रॉपर ले, बाकी बच्चा अपनी डेली की रूटीन जो है वो कर सकता है अपनी, और अगर कोई कोमॉर्बिडिटी है, साथ में कोई बीमारी नहीं है, तो वो हमने देखना है उसके अकॉर्डिंग। अब तो आजकल जैसे डायबिटिक है बच्चे, वो भी अपनी डेली रूटीन की लाइफ विद इंसुलिन कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं। और जो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है उसमें तो ऐसा इशू कोई नहीं, वो अपनी जो है वो सहरी और अफ्तारी में प्रॉपर अपनी डाइट ले, बाकी जिस तरह से वो अपनी डेली की एक्टिविटीज़ जो है वो कंटिन्यू कर सकता है, उसके भी कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, एक डाइट क्या बच्चों को देनी चाहिए? क्योंकि बच्चों के अंदर आपको पता है आजकल हमारे यंग जितनी भी यूथ है जो उससे कम एज है, उसमें फ़ास्ट फूड का ट्रेंड, और आप जितना मर्जी बना लें, वो फ्राइज़ की तरफ जाएंगे, बर्गर्स की तरफ जाएंगे, पिज़्ज़ा की तरफ जाएंगे, तो उसके मुताबिक उनको रोज़े के अंदर तो ये डाइट बहुत ख़तरनाक हो सकती है। बिल्कुल ऐसी है, उसमें जंक फूड है ये सारी की सारी, और ये बच्चों के स्टमक इश्यूज़ आजकल जो है वो हम एडल्ट्स में ये इश्यूज़ देखते थे, अब वो सारे के सारे हमारे पीड्स वाले ग्रुप में आना शुरू, तो ये सिर्फ इस जंक फूड की वजह। तो उनको इनकरेज करना चाहिए कि घर की बनी चीज़ें जो हैं, जैसे ये शवारमा वगैरह कुछ भी, अब तो आजकल जो हर घर में ट्रेंड चल रहा है वो बना रहे हैं, जिस तरह वो एक हेल्दी फूड भी है। तो वो ये है कि वो कोई गंदा ऑयल नहीं है, या साथ में सारी चीज़ें हैं घर में बना रही हैं, मदर्स जो है वो इनकरेज करें। जो चीज़ बच्चों को शेप पसंद होती है, जैसे एक सैंडविच की शेप पसंद है, बर्गर्स की शेप पसंद है, हाँ जी शेप पसंद है, वो शेप आप घर में बना के दो, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं। घर में सारी चीज़ें ये अच्छा मशवरा। एक बार आप डॉक्टर साहब आ जाए, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप रोज़ की बुनियाद के ऊपर बच्चे आपके पास आते भी हैं, एडमिट भी हो रहे हैं, उनकी ट्रीटमेंट भी कर रहे होते हैं, क्या समझते हैं ज़्यादातर बच्चों की तादाद बीमारी के साथ कौन सी ज़्यादा जेनेरिक बीमारी हैं जो ज़्यादा लेके आ रहे हैं, और रोज़ों के दौरान कौन सी ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं बच्चों के अंदर, रोज़ा रखने वालों बच्चों में आते हैं, और उसको अगर कवर कर लिया जाए तो वो रोज़े की तरफ बढ़ भी सकते हैं, ये पाक फ्रीज़ा भी आगे जा सकता है? रोज़ों के साथ तो जो है वो जो आपके स्टमक के या बाकी जीआईटी के इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो बच्चे वॉमिटिंग के साथ, लूज मोशंस के साथ या एब्डोमिनल पेन के साथ ही कॉमनली आते हैं हमारे पास। तो उसमें अगर डाइट जो है वो अप्रोप्रिएट रखी जाए, या डाइट की थोड़ी कंप्लाइंस बेहतर की जाए बच्चों के जो सहरी में लेते हैं या अफ्तारी में है, तो उससे ये मसले जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। तो उसमें पेरेंट्स को यही काउंसिल करेंगे कि वो जो घर की बनी हुई चीज़ें वो दें, फास्ट फूड्स हैं या ऑयली चीज़ें हैं सारी वो अवॉइड करें, फ्रूट्स हैं या फ्रूट चाट है या दही है, रोटी है, ये चीज़ें ज़्यादा प्रमोट करें, तो उनसे ये मसले बच्चों को जो आप चीज़ें बता रहे हैं ना, ये बच्चों को अमूमन पसंद ही नहीं होती। वो चाहते हैं इसके बिल्कुल बरक्स। जैसे डॉक्टर साहब को मैंने पूछा कि फ़ास्ट फूड जब जंक फूड्स के शेप्स की तरफ जाते हैं, तो अगर सहरी में स्पेसिफिकली अगर कहें तो उनको क्या ऐसी चीज़ दी जा सकती है? क्योंकि क्या होता है कि सहरी में भी हम खाएँगे तो वही कुछ चीज़ बड़ी हमारी टेस्टी वाली आए तो हम खा कर रोज़ा रखेंगे। हमें फ्लेवर्ड योगर्ट, कुछ ऐसी चीज़ें भी अब तो आ चुकी हैं मार्केट्स में, घरों के अंदर भी बनाई जा सकती हैं, तो इसका भी रुझान या फ्लेवर्ड मिल्क की तरफ भी जा सकते हैं? हाँ जी, वो फिर ये है कि आप उसकी शेप चेंज कर दें, या उसके जो जिस तरह अगर किसी को कोई स्पेसिफिकली कोई फ्रूट पसंद नहीं है तो आप फ्रूट चाट दे दें, या वो वाला फ्रूट आप उसके अलावा बाकी भी बेताशा फ्रूट्स हैं तो वो दे सकते हैं। तो सिर्फ यही किया जा सकता है, बाकी इंशाल्लाह इनसे चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, उसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। आप थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि रास्ता चलता रहे, इस तरफ आ जाए थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप स्पेशली ये बता दें कि बच्चे का, इनसे एज का पूछा है, वज़न के ऊपर भी बहुत होता है, कुछ बच्चे 12 साल की एज में अपनी ओरिजिनल हाइट से और वेट से कमज़ोर होते हैं, तो क्या उनके लिए भी है? क्योंकि वालिदैन तो ये चाहेंगे हमारा बच्चा दीन की तरफ आए, रोज़ा रखे और रोज़ा पूरा भी करे, तो उसके लिए क्या तलकीन करेंगे जिनका वेट कम है या उनकी इतनी हाइट नहीं, उतनी हेल्थ नहीं है, तो उनके लिए क्या अवॉइड कर लें, जो उनको बेहतर हेल्थ की तरफ कैसे लेके आ जा सके? वेट की और हाइट की एक रेंज है। अगर आपका बच्चा नॉर्मल हाइट वेट में है, पहले से ही खा रहा है, उस हिसाब से उसकी नशोनुमा ठीक है, तो उसमें रोज़ा रखने में कोई मसला नहीं। लेकिन अगर बच्चा किसी मसाइल की वजह से, ग़िज़ाई कमी की वजह से पहले ही शिकार है बीमारियों का, या उसका वज़न कम है, तो उसमें कोशिश है कि वो अवॉइड करें ताकि उसमें मज़ीद कमी ना हो। इन बच्चों में शुगर की कमी के मसाइल हो सकते हैं, तो अगर वो पहले ही जिसका वज़न कम है और वो रोज़ा रख ले और खुदा खासा उसका अगर शुगर कमी का मसला हो जाए तो वो एक मसला सीरियस हो सकता है, तो उन बच्चों में है बेहतर कि वो ना रखें रोज़ा। अच्छा, 12 साल के बच्चे को डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 12 साल हमारे दीन ने भी कहा है तो उस हद तक रोज़ा जो आगाज़ कर देना चाहिए, क्या हाइट और क्या वेट होना चाहिए? वालिदैन अगर वेट जो है बच्चे का 20 किलो से ऊपर है तो वो उस लिहाज से ठीक है, उस बच्चे का 20-25 किलो ऊपर हो फिर बच्चा तकरीबन रख सकता है। लेकिन इसकी काफ़ी वाइड रेंज है और कुछ बच्चे छोटी उम्र में भी रोज़ा रख सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है बच्चे की पहले उसकी डाइट कैसी है, उसका खाना नशोनुमा कैसी है।
तो इसमें इतना कोई वाइड रेंज है, अगर बच्चा रख सकता है तो उसमें इतना कोई मसला नहीं है। अच्छा, स्कूल्स खुले हैं अभी तो, कुछ छुट्टियाँ कुछ चल रहे हैं, तो उनके लिए क्या तलकीन है पेरेंट्स के लिए? कि बच्चा ज़िद भी कर लेता है, पेरेंट्स भी चाहते होते हैं रोज़ा रखवा दें, लेकिन स्कूल खुले वहाँ जाके वो धूप में भी खेल सकता है, ग्राउंड में भी खेल सकता है, तो उन पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस है? उनके लिए बेहतर यही है, क्योंकि अगर बच्चा आप उसको स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, उसने बच्चे ने खेलना भी है, उसको उस हिसाब से प्यास भी लगनी है, उसने उस हिसाब से भी खाना है, तो बच्चे को ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना किया जाए। जिस दिन उसकी छुट्टी है, जिस दिन उसका स्कूल में हाफ डे है, उस दिन अगर बच्चे का दिल मानता है तो उसे रोज़ा रखवा लें, वरना उस पर इस तरह की स्ट्रिक्टनेस ना की जाए, ताकि क्योंकि बच्चे की इस उम्र में बच्चे ने डाइट भी अच्छी लेनी है, उसकी नशोनुमा होनी है। अगर आप उसको स्ट्रिक्ट करेंगे, वो रोज़ा नहीं भी रखना चाह रहा, आप उसे ज़बरदस्ती, वो सहरी भी नहीं प्रॉपर करेगा, आप उसको रोज़ा रखवाएंगे, खुदा न खास्ता उसकी शुगर कम हो या कुछ ऐसा मसला हो, तो उसके लिए जानलेवा हो सकता है। माहिरीन के मुफीद मशवरे आपने सुने। ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर जो प्रेग्नेंट हैं या इसके हामला होने के साथ साथ जिन्होंने अभी बच्चे को जन्म दिया है और उसके कुछ अयाम हुए हैं या महीने हुए हैं, तो वो कैसे, और ख़ास तौर पर इसके साथ हमने बच्चों के अंदर, क्योंकि बहुत जोश होता है घरों के अंदर कि हमारे बच्चे जो बड़े हो रहे हैं वो रोज़ा रखें, उनकी हाइट, उनका वज़न और मुख्तलिफ़ चीज़ें आपके सामने रखें, और फिर दीगर बीमारियाँ जिसमें शुगर सबसे मेन होती है, साथ हेपेटाइटिस, दीगर मरीज़ जो हैं वो रोज़ा रखें तो कैसे रखें, माहिरीन से कैसे, किस हद तक उनका जो कॉन्टैक्ट वो होना चाहिए। मेरे ख्याल में बहुत सारी जो सवालात जो हमें पहुँचाए गए थे उनका जवाब जो आप तक पहुँचा दिया गया है। मकसद एक, रमज़ान की बरकतें हम इसी रहमतों भरे महीने को वैसे ही समेटें जैसे हमारा हक़ है, और जैसे फ़्यूज़ व बरक़ात हम तक पहुंचनी चाहिए, उन फ़्यूज़ व बरक़ात को हम बेहतरीन अंदाज़ में समेट सकें। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।